नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज बात होगी मिशन 2024 की। मिशन 2024 से जुड़े तमाम पहलुओं पर हमारी नजर रहेगी। अगले आधे घंटे में इसी पर हम आपको तमाम जानकारियां देंगे विस्तार से। कुछ सवाल भी जहन में आते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पलवल प्रवास कैसा रहा? 3 दिनों में सीएम ने कौन से गांव कवर किए? जनसंवाद कार्यक्रम के पीछे राज क्या है? हरियाणा कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का मकसद क्या है? 2024 को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्या इनेलो कांग्रेस से गठबंधन करेगी? गठबंधन पर कांग्रेस की क्या राय है? साल में जनता को एक मौका मिलता है। 2 बार हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है, तीसरी बार जनता हमको आशीर्वाद देगी और हम सरकार बनाएंगे। आज ये सवाल खड़ा हुआ है जो हालात हुई है देश में, ये हमारे सामने सवाल खड़ा हो गया है कि कुछ ताकतें इस संविधान को कमजोर करना चाहती हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी भले वक्त हो, लेकिन बीजेपी ने अभी से प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्टिव मोड में दिखते हैं। इसी कड़ी में सीएम ने 3 दिनों तक पलवल में जनसंवाद किया। 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री के पलवल प्रवास का अंतिम दिन रहा। राज की बात यह कि मुख्यमंत्री न सिर्फ ग्रामीणों की समस्याओं से वाकिफ हुए, बल्कि सरकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई। क्या कुछ खास रहा सीएम के पलवल प्रवास के अंतिम दिन? जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। ऐसे में 14 अप्रैल को पलवल जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद का तीसरा दिन रहा। तीसरे दिन मुख्यमंत्री पलवल के 6 गांवों में पहुंचे। सबसे पहले मुख्यमंत्री होडल विधानसभा के दौरे पर पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने सती सरोवर में जनसंवाद किया। उसके बाद सीएम हसनपुर गाँव पहुँचे, जहाँ उन्होंने जनसंवाद किया। फिर गांव खाम्बी में भी सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। गांव रसूलपुर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। गांव चांदहट में मुख्यमंत्री का अनोखा अंदाज देखने को मिला। साथ ही यहां भी सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने पलवल के गांवों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी की। होडल हसनपुर रोड को मंजूरी दी गई। होडल नूह सुंदर नगर रोड को भी मंजूरी दी गई। यूपी ड्रेन को पक्का करने की मंजूरी मिली। पाइपलाइन के लिए अमृत 2 योजना में 15 करोड़ रुपए मंजूर होंगे। होडल में कम्युनिटी सेंटर के लिए मंजूरी दी गई। सरोद कॉलोनी में बस स्टैंड को शिफ्ट किया जाएगा। भिड़ूकी गांव के तालाब का नवीनीकरण कराया जाएगा। भिड़ूकी गांव की गौशाला के लिए 11 लाख की घोषणा की गई। नया बस स्टैंड 2 एकड़ में बनकर तैयार हुआ। पलवल को 30 नई बसें दी गई। मथुरा और वृंदावन के लिए चलाई जाएंगी बसें। पलवल प्रवास खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सुनिए जरा। मैं नबस टटोलने नहीं आया, मैं अपने दायित्व के हिसाब से ही आया हूँ। मेरा ये दायित्व है जनता को संपर्क करना, और जो काम हम वहाँ कर रहे हैं उसका कितना लाभ नीचे पहुँच रहा है, इसका एनालिसिस सब करते हैं। देश के एक प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने एक समय एनालिसिस किया था कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं और 15 पैसे नीचे पहुँचते हैं। आज हम एनालिसिस करते हैं, कम से कम ये शिकायत कहीं भी नहीं है। 1 रुपया भेजा जाता है तो वो ऑनलाइन सारी ट्रांसफ़र होता है, उसकी डेबिट पेमेंट होती है, तो वो पूरे का पूरा 1 रुपया नीचे पहुँचता है। हाँ, आने के बाद फिर उसके कामों में
जहाँ कहीं गुंजाइश थी कि इसमें कुछ लीकेज हो सकती है, उसको भी हमने ई टेंडरिंग के माध्यम से बंद करने की कोशिश की है। तो हम तो अपने आप का मूल्यांकन केवल काम को, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए करते हैं। बाकी काम जनता का है। जनता जब जैसा चाहे उसको स्वतंत्रता है। हर 5 साल में जनता को एक मौका मिलता है। 2 बार हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है, तीसरी बार जनता हमको आशीर्वाद देगी और हम सरकार बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास और बड़ा। भिवानी के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिले के गांवों में दौरा किया और अपना जनसंवाद कार्यक्रम करते हुए बड़ी सौगातें दी और आमजन की समस्याओं को दूर करने का काम भी किया। सूर्या समाचार के लिए पलवल से दीपक गौतम के साथ सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। तो सीएम का तीसरा और अंतिम दिन का पलवल प्रवास किन मायनों में खास रहा, क्या राज की बात रही, ये हमने आपको दिखाया। अब बात करते हैं सीएम के दूसरे दिन के पलवल प्रवास की, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने उटावड़ गांव से की थी। दूसरे दिन मुख्यमंत्री कौन कौन से गांव पहुंचे, कहां कहां उन्होंने ग्रामीणों की परेशानियां सुनी, ये रिपोर्ट जरा आप देखें। सब लोग ई टेंडरिंग पर आने के लिए तैयार भी हो गए। सबने अपने रेजोल्यूशन पास कर दिए हैं। अगर किसी क्षेत्र विशेष के अंदर कोई 5-10% ऐसे सरपंच होंगे भी सही, तो 90% या 95% सरपंच एक तरफ हो जाएंगे, तो 5% भी जनता के दबाव के सामने उनको झुकना पड़ेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी भले ही काफी वक्त है, लेकिन बीजेपी ने अभी से प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी एक्टिव मोड में आ गए हैं। इसी कड़ी में सीएम ने पलवल में जनसंवाद किया। गुरुवार को उनके इस कार्यक्रम का दूसरा दिन रहा। सबसे पहले उटावड़ गांव में मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया। फिर सीएम गांव बहीन पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहां उनके स्वागत के लिए खड़े एक बच्चे को गोद में लिया और उसके साथ फोटो भी खिंचवाई। मुख्यमंत्री ने गांव बहीन में कई सड़कों को मंजूरी दी। सुनिए जरा। एक सड़क है अंदब से आली मेव, ये इसके नजदीक है गई अंदब से, हाँ, तो 3.2 किलोमीटर है और ये लगभग 2 करोड़ रुपए लगा करके, और अभी 3 दिन बाद ही इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा 20 तारीख को। एक दूसरा आली मेव से बहीन से आली मेव यहीं से जाती होगी, हाँ, ये भी 4.5 किलोमीटर की सड़क है, 2,61,00,000 की। ये भी 20 तारीख को इसका टेंडर जो है ठेकेदार को मिल जाएगा। ऐसे ही बहीन से मानपुर रोड, ये भी 2.8 किलोमीटर है, 2.25 करोड़ की है। ये अगले महीने 16/5 को टेंडर होगा। फिर एक है बहीन से उदयपुर बंगोरी, ये भी 4 किलोमीटर है, ये भी 16/5 को इसका टेंडर हो जाएगा। गांव बहीन के बाद मुख्यमंत्री गांव औरंगाबाद पहुंचे, जहां महिलाओं ने गीत गाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम मनोहर लाल ने यहां भी लोगों की समस्याएं सुनी और उसके बाद सीएम का बंचारी गांव में कार्यक्रम था। दूसरे दिन का प्रवास खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ई टेंडरिंग को लेकर कहा कि उन्हें लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। सरपंचों का ये ई टेंडरिंग का जो विषय है, और कितनी बार आप लोगों ने भी उसमें देखा होगा कि विपक्ष कभी कुछ हाथ उठाता, कभी कुछ बात करता है, यानी सामने जनता में बैठे हुए लोग कितना समर्थन कर रहे हैं। और इवन सरपंच भी यहाँ कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जो सरपंच ये कहता हो कि हाँ मैं जो है ई टेंडरिंग के विरोध में हूँ। अब सब लोग ई टेंडरिंग पर आने के लिए तैयार भी हो गए। सबने अपने रेजोल्यूशन पास कर दिए हैं। अगर किसी क्षेत्र विशेष के अंदर कोई 5-10% ऐसे सरपंच होंगे भी सही, तो 90% या 95% सरपंच एक तरफ हो जाएंगे, तो 5% भी जनता के दबाव के सामने उनको झुकना पड़ेगा। जनता एकदम ये कहती है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ई टेंडरिंग एक कारगर साधन है, उसको हमने किया है, लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने की अनूठी पहल कर रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए पलवल से सौरभ वर्मा और दीपक गौतम की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पलवल के गांव बागपुरा से जनसंवाद कार्यक्रम शुरू हुआ। राज की बात यह कि बीजेपी ग्रामीण क्षेत्र में अपना जनाधार मजबूत करना चाहती है। कैसा रहा था सीएम का पलवल प्रवास का पहला दिन, ये रिपोर्ट आप देखें। परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल। गरीब आदमी का सहारा है। अगर गरीब आदमी को कोई भी चीज हम पहले देंगे तो पहले परिवार पहचान पत्र देखेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों के गांवों में पहुंचकर चौपाल पर समय बिता रहे हैं। इन दिनों सूबे के मुखिया मनोहर लाल पलवल प्रवास पर हैं। पहले दिन मुख्यमंत्री का बागपुर गांव, धतीर गांव, मंडकोला गांव, हथीन नगर में जनसंवाद कार्यक्रम रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बागपुर गांव के लिए अपनी कई बड़ी घोषणाएं भी की। सोलडा की सड़क के लिए 4.15 करोड़ की राशि मंजूर की गई। बागपुर की सड़कों के लिए 2.10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बागपुर के प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल तक अपग्रेड किया जाएगा। बल्लभगढ़ और पलवल से बागपुर तक सरकारी बस चलेगी। जिला परिषद बस क्यू शेल्टर का निर्माण कराएगा। गांव की अनुसूचित चौपाल का नवीनीकरण किया जाएगा। 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर गांव की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। बागपुर के बाद मुख्यमंत्री गांव धतीर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां भी ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने धतीर गांव में बिना पर्ची खर्ची के दी गई नौकरियों को भी गिनवाया। सुनिए जरा। 8 सालों में आपके गांव में कोई नौकरी लगी नहीं। मेरे हिसाब से इन 8 सालों में 16 नौकरियां इस गांव में लगी है। 16 नौकरियों में से जो भी कोई लगी होगी उसको जानकार होगा। किसी का कोई आना पैसा लगा? सर हरियाणा सरकार ने बहुत कम लगी है, जो भी लगी है वो नेवी या आर्मी में लगी है। कुल मिला के जहाँ भी लगी है वो तो सर खर्ची है नहीं रही है सरकार। कहीं किसी से कोई पैसा मांगा? किसी ने अगर किसी ने मांगा हो, सारे के सारे योग्यता के आधार पर लगे हैं जी। वो तो किसी ने किसी ने कहीं भी क्या बिना योग्यता, अरे सुनो, क्या बिना योग्यता के लगानी चाहिए? नहीं जी, नहीं लगाने चाहिए। नहीं लगानी चाहिए। नहीं जी, नहीं लगाने चाहिए। तो हो गया मेरे साथ, मैं आपके साथ था मेरे साथ। और अगर किसी ने कोई रुपया ना मांग लिया हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट की हो, आप नाम बता दियो, 24 घंटे आगे नहीं चलने दूंगा उसको मैं। विपक्ष समय समय पर हरियाणा सरकार पर परिवार पहचान पत्र में खामियों को लेकर हमला बोलता रहता है। मुख्यमंत्री ने इसी को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया और पीपीपी को परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल बताया। परिवार पहचान के माध्यम से कई हमने काम किए हैं। हमारे विपक्षी नेताओं ने बहुत हमारे ऊपर कटाक्ष किए, बहुत तंज कसे कि क्या परिवार पहचान पत्र बना लिया। उन्होंने एक नाम दिया कि परिवार पहचान पत्र नहीं है, ये तो परिवार को क्या है, परिवार पहचान पत्र। मैंने भी देखा, मैं कभी ये परिवार पहचान पत्र तो परिवार पहचान पत्र कह रहे हैं। मेरे सामने एक अंग्रेजी की डिक्शनरी पढ़ी थी, मैंने उसमें से देखा क्या हो सकता है, तो मैंने कहा ये परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, ये है परिवार पहचान पत्र। परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल। गरीब आदमी का सहारा है। अगर गरीब आदमी को कोई भी चीज हम पहले देंगे तो पहले परिवार पहचान पत्र देखेंगे। अब मंडकोला गांव को क्या मनोहर सौगातें मिली वो भी जान लीजिए। बहीन, हथीन, मंडकोला समेत 5 गांवों में लाइब्रेरी बनेगी। गांव में परचेज सेंटर को मंजूरी दी गई। आसपास के इलाके के 10 महाग्राम में सीवरेज व्यवस्था को सुधारा जाएगा। इसके साथ ही तालाब का भी सुधारीकरण कराया जाएगा। मंडकोला से 6 किलोमीटर की सड़क को मंजूरी दी जाएगी। धतीर मंडकोला के बीच 3.5 किलोमीटर की सड़क के लिए 3.2 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अगले वित्तीय वर्ष के लिए मंडकोला गांव के लिए 3.6 करोड़ की राशि मंजूर की गई। जनसंवाद के अलावा मुख्यमंत्री ने पलवल प्रवास के पहले दिन धतीर गांव के तालाब का निरीक्षण किया। तालाब में पानी की साफ सफाई के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और तालाब का सही इस्तेमाल कैसे हो इस पर स्थानीय लोगों से भी सुझाव लिए।
दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गांव मंडकोला से पहले सैरौली गांव में ग्रामीणों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जायज मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं मंडकोला और आसपास के सरपंचों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक की। तो आखिरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हथीन के कुंडा मंदिर पहुंचे और संध्याकालीन आरती में शामिल हुए थे। सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद का चुनाव में कितना असर होगा, फिलहाल ये तो जनता तय करेगी कि चुनाव में वो मुख्यमंत्री के जनसंवाद को कितना पसंद करती है। लेकिन ये साफ है कि सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए मैदान में उतरी है। सूर्या समाचार के लिए पलवल से सौरभ वर्मा और दीपक गौतम की रिपोर्ट। तो सीएम मनोहर लाल लगातार प्रवास कर रहे हैं और 3-3 दिनों के ये प्रवास देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ पलवल में ही सीएम मनोहर लाल की तरफ से ऐसा प्रवास किया गया हो, ऐसा नहीं है। इससे पहले वो भिवानी में भी कुछ ऐसा ही कर चुके हैं। तो ये हमने आपको विस्तार से दिखाया कि सीएम के 3 दिवसीय पलवल दौरे के बारे में क्या कुछ खास चीजें थी। अगले साल यानी 2024 में पहले लोकसभा और फिर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। पिछले 3.5 साल से हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है। चुनाव में भले ही अभी काफी वक्त बचा है, लेकिन जनता और सत्ता के बीच की खाई को पाटने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत प्रदेश के जिलों में खुद गांव तक पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित करना शुरू किया है। पहले भिवानी और अब पलवल। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम के पीछे राज की क्या है बात, जानने के लिए यह रिपोर्ट देखें। हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव हैं। इसी को लेकर सभी दलों की सक्रियता तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सत्ताधारी दल और विपक्ष सभी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। विपक्षी दल कांग्रेस हो या फिर इंडियन नेशनल लोकदल या फिर आम आदमी पार्टी, सभी सरकार पर हमलावर हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए खुद को जमीन पर उतारने की रणनीति बना ली है। बीजेपी का पार्टी संगठन ही नहीं, बल्कि अब खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं और कार्यों की चर्चा कर रहे हैं। सीएम लोगों की समस्याएं और परेशानियां खुद सुन रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ अब मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी खुद को ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत करना चाहती है। सरकार की योजनाओं की जानकारी को जनता तक पहुंचाना भी जनसंवाद कार्यक्रम का मकसद है। विपक्षी दल सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेर रहे हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री मैदान में उतरकर विपक्ष के आरोपों का जवाब भी देते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी संगठन तो अपने स्तर पर काम कर ही रहा है, लेकिन प्रदेश के मुखिया अब खुद जिस तरह से मैदान में उतर गए हैं, वो इस बात का संकेत है कि बीजेपी तीसरी बार प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद का चुनावों में कितना असर होगा, फिलहाल तो ये जनता तय करेगी। लेकिन ये साफ है कि सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए मैदान में उतर चुकी है। सूर्या समाचार के लिए पलवल से सौरभ वर्मा और दीपक गौतम की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर हरियाणा कांग्रेस भी विरोध की राह पर दिखी। कांग्रेस की ओर से सोनीपत में जय भारत सत्याग्रह के तहत संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ। राज की बात यह कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर कांग्रेस ने पार्टी से दूर हो रहा समाज के निचले तबके का पूरे तरीके से अपने साथ लाकर खड़ा करने की कोशिश की। खुद के साथ जोड़ने की यह कोशिश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हरियाणा कांग्रेस ने सोनीपत में बड़ी रैली की। कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर सेक्टर 23 साइबर थाने के पास संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया। यह रैली राहुल गांधी की केंद्र सरकार के खिलाफ छिड़ी लड़ाई को लेकर की गई।
BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हुई रैली में हुड्डा परिवार भी उनके रंग में रंगा हुआ नजर आया। जहां पूर्व सीएम ने नीले रंग की जैकेट पहनी है, वहीं दीपेंद्र हुड्डा भी गले में नीले रंग का दुपट्टा डालकर पहुंचे थे। महारैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी जी की मेमोरी खत्म की गई, कितनी देर में की गई? कानून है, एक जज ने फैसला दे दिया, वो तो हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं भी वकील रहा हूं, ये फैसला न्यायपूर्वक नहीं है। इस वास्ते हमारी जीत निश्चित होगी कानूनी तौर पर भी। लेकिन जिस प्रकार से जल्दी की गई, क्यों की गई? आवाज दबाने। संविधान ने जो हमारे को एक आजादी दे रखी है बोलने की, करने की, उसको दबाने की। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम जागरूक हैं। हम लोग ऐसे संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। इससे पहले राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने भी रैली को संबोधित किया था। जब आपकी सरकार थी तब 11,000 सफाई कर्मचारियों को और 8,000 ग्रामीण चौकीदारों को एक कलम से लगाने का काम हुआ था कि नहीं हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं आज उन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों पे, उन चौकीदारों पर लाठीचार्ज आज किया जा रहा है, जब वो मानदेय बढ़ाना चाहते हैं। और मैं मांग भी रखना चाहता हूं, जब कभी हमारी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, मैं शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूं, उन सफाई कर्मचारियों की पक्की भर्ती हो, उन ग्रामीण चौकीदारों की पक्की भर्ती हो और उस गरीब को अपने बुढ़ापे का आसरा दिया जाए, ये मैं मांग करना चाहता हूं। सरकार आएगी, इस परिवार पहचान पत्र के पन्ने को ही फाड़ने का काम हमारा करेंगे और कोई भी इशारे, हम उनको पूरी पेंशन भी देने का काम करेंगे ब्याज सहित। और जिनके पीले कार्ड काटे गए हैं उनके पीले कार्ड दोबारा बना करके देने का काम करेंगे। हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो 6,000 रुपये महीने बुढ़े को और 6,000 रुपये महीने बढ़िया को हम पेंशन देने का काम करेंगे। हमारी सरकार आएगी, एससी कमीशन का पुनर्गठन होगा। हमारी सरकार आएगी, एससी बीसी के बैकलॉग पूरे किए जाएंगे। हमारी सरकार आएगी, जिस तरह से पहले हमारे गरीबों के एससी और बीसी के 483 करोड़ रुपए का कर्जा हुड्डा साहब ने माफ करने का काम किया था, सरकार दोबारा आएगी तो वो काम दोबारा भी किया जाएगा। काबिले गौर है कि मोदी सरनेम मानहानि केस में दोषी पाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा चुकी है। कांग्रेस राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने को असंवैधानिक बता रही है और लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट। तो कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में पूरे तरीके से दिखती है। इससे पहले भी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुकी है, जो 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर कर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी कांग्रेस की तरफ से चलाया गया। खैर, अब इनसे कांग्रेस को 2024 में कितना राजनीतिक फायदा पहुंचेगा, ये तो राज की बात है। – 2024 के आम चुनाव बस करीब ही हैं। इस बार भी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम अन्य दलों के बीच ही है, जिसमें कांग्रेस मुख्य भूमिका में होगी। सभी पार्टियां और मतदाता इस स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा माने जाते हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी छवि को बदलने के साथ पार्टी के कैडर को भी नई ऊर्जा से भरने की कोशिश की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली भारत जोड़ो यात्रा सफलतापूर्वक 30 जनवरी को संपन्न हो गई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए तो ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक गई थी।
वहीं भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने से पहले ही कांग्रेस ने 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी का संदेश घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए इस यात्रा के काफी मायने निकाले जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, ये सभी राजनीतिक पटल पर कितने सफल हो पाएंगे या कांग्रेस को 2024 में इनका सियासी फायदा मिल पाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में तमाम सियासी दल दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बड़े सियासी दल यानी बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी का विश्लेषण हमने आपको दिखाया, लेकिन इनेलो की अगर बात करें तो फिलहाल इस पार्टी से एक ही विधायक है और वो है एलनाबाद से अभय चौटाला। इनेलो इन दिनों परिवर्तन पदयात्रा निकालने के साथ साथ गठबंधन के लिए कोई साथी तलाश रही है। राज की बात यह कि हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल को एक दूसरे का धुर विरोधी बताया जाता है। तो आखिरकार कांग्रेस गठबंधन करेगी तो किससे, और गठबंधन को लेकर कांग्रेस की क्या राय है, ये हमारी इस रिपोर्ट में देखें। बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए अगर हमें गठबंधन भी करना पड़ा तो कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में तमाम सियासी दल दांव पेच में लगे हुए हैं। प्रदेश में चौटाला परिवार में फूट के चलते पार्टी में विभाजन के बाद इंडियन नेशनल लोकदल बैकफुट पर चल रही है, लेकिन इनेलो अब आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत पलटने की कोशिश कर रही है। शायद यही वजह है कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ये कह रहे हैं कि इनेलो पार्टी को किसी के साथ गठबंधन भी करना पड़ा तो उससे भी कोई गुरेज नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए अगर हमें गठबंधन भी करना पड़ा तो कोई गुरेज नहीं है। क्या ये सिर्फ राठी का बयान है या फिर इसे इनेलो का माना जाए, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इनेलो के पास गठबंधन के क्या विकल्प हैं? आम आदमी पार्टी तो अभी हरियाणा में संगठनात्मक रूप से कमजोर ही है। कम से कम आप 2024 में सरकार बनाने की भूमिका में तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे में विकल्प सिर्फ कांग्रेस का है। अब इनेलो अगर कांग्रेस के साथ जाती है तो चौटाला परिवार क्या अपना दर्द भूल जाएगा? क्योंकि चौटाला परिवार तो यही आरोप लगाता रहा है कि जेबीटी भर्ती घोटाले में ओपी चौटाला और अजय चौटाला को जेल भेजने के पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस का ही हाथ रहा है। इतना ही नहीं, हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल को एक दूसरे का धुर विरोधी माना जाता है। अभी तक इनेलो और कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन करके कोई चुनाव नहीं लड़ा है। 2005 में हरियाणा ने इनेलो को हराकर ही राज्य में सरकार बनाई थी। इसके बाद इनेलो कभी भी राज्य में सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई। हालांकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा गठबंधन को लेकर ये दो टूक कह चुके हैं कि कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। हम तो 3 साल से करें विपक्ष आपके समक्ष, वो अब उनके चुनाव के सामने उनको दिख रहे हैं, लोग याद आ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। काबिले गौर है कि इनेलो ने जब जब गठबंधन में चुनाव लड़ा है तब उसे फायदा ही हुआ है। 1998 में लोकसभा चुनाव बसपा के साथ मिलकर लड़ा था। 10 सीटों में 3 पर बसपा और 7 पर इनेलो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। इनमें 4 सीटों पर इनेलो और 1 सीट पर बसपा उम्मीदवार जीता। बाद में गठबंधन टूट गया और 1999 में उपचुनाव में इनेलो ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। इसके बाद 2000 के विधानसभा के आम चुनाव में भी इनेलो का गठबंधन बीजेपी के साथ रहा। इनेलो की इन दिनों प्रदेश में परिवर्तन पदयात्रा चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल फिलहाल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इनेलो को पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य की 90 में से सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। इंडियन नेशनल लोकदल जेजेपी के टूटने के बाद काफी कमजोर हो चुकी है। बड़ा सवाल यही है कि क्या गठबंधन से इनेलो को 2024 में संजीवनी मिल पाएगी, और इनेलो गठबंधन करेगी तो आखिर किस सियासी दल से, ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा। सूर्य समाचार के लिए रेवाड़ी से नवीन शर्मा और दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।
कुल मिलाकर सभी सियासी दल 2024 के लिए दम तो भर रहे हैं, लेकिन जनता अब किस पार्टी के वादों पर एतबार करेगी, ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।